नर्सिंग एज अ करियर है क्या, क्योंकि ये एक बहुत छोटा करियर माना जाता था, लेकिन आज हम जो देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा हो गया है। अभी पूरे हिंदुस्तान को की बात करूं मैं तो सभी को नर्सिंग की इतनी आवश्यकता है। तो अब नर्सिंग का जो ये रोल है, अब ये जो गोली दवाई देने से या सलाइन ड्रिप चेंज करने से, वो कितना अलग हो गया? नर्सिंग में 3 आयाम रहते हैं। आप क्लिनिकल में भी काम कर सकते हैं, आप एजुकेशन में काम कर सकते हैं और आप कम्युनिटी में काम कर सकते हैं। मैम, अभी नर्सिंग को लेके मैं जितना पढ़ रहा था, एमपी में कुछ चेंजेस आए हैं, मतलब नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स को लेके। गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन सिर्फ गर्ल्स को मिलता है, लेकिन बॉयज़ को भी इच्छा होती है नर्स बनने की। नीट में लड़ाई ही सीट की है कि वहाँ सीट कम है, बच्चे ज़्यादा हैं, और यहाँ मैं जो देख पा रहा हूँ आपकी बातों से जो समझा कि यहाँ सीट है, बच्चे नहीं है, क्योंकि नर्सेज का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है अभी मध्य प्रदेश में। विगत 4 साल से जो नर्सिंग का प्रॉब्लम चल रहा है उसमें एग्जाम्स नहीं हुई है। अगले 5 साल का अगर आप देखते हैं तो अभी फिलहाल वर्तमान जो पीरियड चल रहा है नर्सिंग का, वो बहुत गोल्डन पीरियड चल रहा है नर्सिंग का। कारण मैम? कारण ये है कि लास्ट ईयर नर्सिंग एग्ज़ाम्स को लेके, या कहूँ नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेके, एमपी गवर्नमेंट के कुछ चेंजेस हुए हैं और कई सारे बच्चे उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेके अनअवेयर्ड हैं, जिसके कारण वो राइट टाइम पे फॉर्म एनरोल नहीं कर पाते हैं या राइट टाइम पे वो एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो पाते हैं। अब चूँकि अब 12th का रिज़ल्ट आ चुका है और कई बच्चे कैरियर ऑप्शंस ढूंढते हैं, क्योंकि ये एक टाइम ऐसा है कि ये डिसाइड करता है कि बच्चे अब अपनी लाइफ में आगे क्या करने वाले हैं। तो रिसेंटली ये इशू हमें पता पड़ा कि बच्चों को अभी अनअवेयरनेस है इस एग्ज़ाम के बारे में, और इसी सिलसिले में आज का जो कन्वर्सेशन है या जो आज का जो पॉडकास्ट है, इन सारे डाउट्स को क्लियर करेगा या इन सारी इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुंचाएगा जो जुड़ी हैं नर्सिंग की एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेके। आज की कन्वर्सेशन में मेरे साथ हैं डॉक्टर संगीता तिवारी। मैम प्रिंसिपल हैं अमृतास इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस की, और बहुत सीजनड और बहुत प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने इस पूरी कन्वर्सेशन को किया है। मैम ने वो सारे डाउट्स, वो सारी इन्फॉर्मेशन डिकोड की हैं जो बच्चों को बहुत जानना ज़रूरी है कि नर्सिंग एक सिंपल एज अ कैरियर नहीं है बचा है, अब वो उसमें इतनी सारी संभावनाएं हैं, इतने सारे एडवांसमेंट हैं और उससे ज़्यादा इतनी सारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि बीइंग इंदौर अ मेडिकल हब ऑफ मध्य प्रदेश, आज कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं इंदौर में। कई सारे बड़े रेप्यूटेड हॉस्पिटल आ चुके हैं और कई आने वाले हैं। तो नर्सिंग इज़ अ फुल फ्लैज कैरियर नाउ, जिसमें बच्चा वो सारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ देख सकता है या उन चीज़ों को पा सकता है जो किसी और दूसरे कैरियर्स में होती हैं। तो आज की इस कन्वर्सेशन को पूरा सुनिएगा और आपके उन फ्रेंड्स तक भी इस कन्वर्सेशन को पहुंचाइएगा जिनका इंटरेस्ट है नर्सिंग में या जो नर्सिंग को एज अ कैरियर ऑप्ट करना चाहते हैं। मैम, वेलकम है आपका अनडिस्कस पॉडकास्ट शो पे। तो मैं आपको अनडिस्कस पॉडकास्ट शो के बारे में बताऊं तो ये एक इंदौर टॉक का इनिशिएटिव है। इंदौर में आज बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशंस हैं या बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट हो रहे हैं जिस पे बहुत खुलकर बात करने की ज़रूरत है और उसकी इन्फॉर्मेशन अनप्लग करने की ज़रूरत है। आज अगर हम देखें तो इंदौर 3 मेजर सेक्टर्स में ज़्यादा ग्रो कर रहा है। पहला रियल एस्टेट, सेकंड एजुकेशन, और तीसरा जो सबसे बड़ा सेक्टर है वो है हेल्थ, मेडिकल। पहले कहाँ इंदौर में कुछ हॉस्पिटल हुआ करते थे, बहुत चुनिंदा हॉस्पिटल हुआ करते थे, लेकिन आज बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल आ रहे हैं, अलग अलग बीमारियों के स्पेशल सेंटर्स बन रहे हैं। अब जब हमने पूरा एक ऑब्जर्व किया और चीज़ें देखी तो वहाँ पर बहुत सारी अब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होने वाली हैं। सही मेडिकल कैरियर के फील्ड में डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, टेक्नीशियंस हैं, बहुत सारी चीज़ें। वहीं अब मैं सेकंड जब देखता हूँ तो बच्चे आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं मेडिकल में एक नए एवेन्यू को ढूंढने में। वैसे मैं देखता हूँ बहुत सारे इंस्टीट्यूट विजिट करता हूँ तो हर कोई नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, मतलब हर किसी को डॉक्टर बनना है, लेकिन उतना बोलेंगे कि सीट्स नहीं है डॉक्टर्स के लिए। सो एक थॉट था कि क्या क्या वो एवेन्यूज़ हो सकते हैं, जो कि अभी रिसेंटली 12th का रिज़ल्ट आया है और बच्चों के पास एक सही समय है कि वो क्या एक नए कैरियर में अपना स्कोप देख सकते हैं। तो था कि एक नर्सिंग पे एक पूरा एक पॉडकास्ट किया जाए
और हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे, सर्च कर रहे थे कि इंदौर में कौन कौन से इंस्टीट्यूट है जो इस पे डील कर रहे हैं, तो हमें अमलताज का नाम सबसे ऊपर दिखा कि वहाँ का जो इंफ्रा है एट प्रेजेंट में वो बहुत नर्सिंग एजुकेशन को सपोर्ट कर रहा है। तो पॉडकास्ट में हम डिटेल में कन्वर्सेशन करें उसके पहले नर्सिंग एज अ कैरियर है क्या, क्योंकि ये एक बहुत छोटा कैरियर माना जाता था, लेकिन आज हम जो देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा हो गया है। तो आज के एरा में नर्सिंग कैरियर को आप कैसे देखते हैं? आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। प्रीवियसली देखा जाए तो नर्सिंग को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, पर आज के युग में आप देखें, और स्पेशली जब आपने अभी कोरोना वाला पीरियड देखा होगा, उसके बाद से आप देखिएगा नर्सिंग के आयाम एकदम से टोटली बदल गए हैं। अभी पूरे हिंदुस्तान को की बात करूं मैं तो सभी को नर्सिंग की इतनी आवश्यकता है कि अब ऐसा लगता है कि नहीं, नर्सिंग वाकई कुछ है। क्योंकि कोरोना में जिस तरह से हमारी नर्सेस ने बीमारी का सामना किया है और पेशेंट के बिल्कुल क्लोज रह के जो काम किया है, उसके बाद से हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस चीज़ को समझ गई है कि नहीं, नर्सिंग का एक अपना अलग ही होना चाहिए, एक अलग ही विभाग होना चाहिए। तो अगर हम नर्सिंग की शुरुआत देखें तो नर्सिंग की शुरुआत सन 1854 में हमारी, जिन्हें मैं धन्यवाद देना चाहूँगी और जिन्हें मैं पूजना चाहती हूँ, वो है हमारी नर्सिंग की मदर फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इनका हम आभार माने कि आज इनके प्रयासों से नर्सिंग की शुरुआत हुई। और उसके बाद उन्होंने जब क्रीमिया वार में 1854 में जब क्रीमिया वार हुआ था, और उस समय उन्होंने जो सेवा करी थी घायल सैनिकों की, उस समय से उनके दिमाग में ये चीज़ आई कि इस तरह की सेवा भाव अगर लेके हम हमारे हेल्थ के प्रोफेशन में उतरते हैं या हेल्थ के विभाग में उतरते हैं, तो हम एक नया आयाम स्वास्थ्य के लिए खड़ा कर सकते हैं। उसके बाद काफ़ी विकास हुए, और जो आज जो हम वर्तमान में देख रहे हैं उसमें पुराने नर्सिंग और आज के नर्सिंग में बहुत अंतर है। अभी नर्सिंग में बहुत स्कोप है, बहुत लंबी कोर्सेस है, बहुत सारे विषय हैं, स्पेशलिटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें कि अगर बच्चा चाहे 12th के बाद में तो एक कैरियर के रूप में मेडिकल के बाद में नर्सिंग को अपना कैरियर चुन सकता है। हॉस्पिटल में अगर हम देखें तो आप देखिएगा कि डॉक्टर के बाद अगर जो सबसे इम्पोर्टेंट स्थान रहता है वो नर्सेस का रहता है। होता है। आपने भी देखा होगा कि और जो डिमांड है हॉस्पिटल में नर्सेस का वो इतना ज़्यादा है, क्योंकि जो रेशो है नर्स और पेशेंट का, वो हमारी इंडियन नर्सिंग काउंसिल के हिसाब से 4 मरीजों के ऊपर 1 नर्स होना चाहिए। ओके। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो नर्सिस इस कैरियर में बहुत संभावना है अगर बच्चा इसको वाकई में अपनाना चाहता है तो। मैम, हम पुराने एरा की बात करें तो नर्सिंग का जनरली जो जॉब रोल होता था, हम देखते थे कि उन्हें सलाइन चेंज करना है या टाइम पे टैबलेट्स देना है या एक कुछ बीपी और ये मॉनिटर करना है। लेकिन आज के टाइम में जब हम देखते हैं, क्योंकि मेडिकल एडवांसमेंट बहुत हुआ है, बहुत सारे मशीन्स का यूज़ होने लगा है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी का अब मेडिकल में एंट्रेंस हो गया है, तो अब नर्सिंग का जो ये रोल है, अब ये जो गोली दवाई देने से या सलाइन ड्रिप चेंज करने से, वो कितना अलग हो गया और कितना बढ़ गया, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट एडवांस हो गए हैं, प्रोसेसेस एडवांस हो गए हैं, कई तरह के टेस्ट होते हैं, कई तरह के ऑब्जर्वेशंस होते हैं, कई तरह की रीडिंग्स और बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। तो अब क्या चेंजेस पर्टिकुलरली नर्सिंग फील्ड में आ गए हैं? नर्सिंग में हम देखा जाए तो प्रीवियसली एनएम जिसको हम कहते हैं वही कोर्स होता था। एनएम का कोर्स है ना, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ जिसे कहा जाता है। अभी फिलहाल कई सालों से नर्सिंग में बहुत सारे कोर्सेज शुरू हो गए, जिसमें डिप्लोमा कोर्सेज है, डिग्री कोर्सेज है, डिग्री कोर्स के बाद मास्टर्स होता है, एमफिल होता है, पीएचडी होता है, और उसके अलावा बीएससी डिग्री कोर्स लेने के बाद में बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्स भी होते हैं, जो कि हमारी इंडियन नर्सिंग काउंसिल उसको चलाती है और उनकी स्वीकृति लेना पड़ती है उन कोर्सेज के लिए। इसमें आप देखें तो डिज़ास्टर नर्स तैयार हो जाती है, ऑपरेशनल थिएटर के लिए नर्स तैयार होती है, ऑन्कोलॉजी कैंसर के केयर के लिए स्पेशल नर्स ट्रेनिंग होती है, ऑपरेशन थिएटर के लिए अलग से एक नर्सिंग का ट्रेनिंग होता है, न्यूरोलॉजी का केयर करने जाएँ, रेस्पिरेटरी का केयर करने जाएँ आप, या किसी आर्थोपेडिक का केयर करने जाए तो उन सब के लिए स्पेशलाइज ट्रेनिंग होती है, अलग अलग विभाग की ट्रेनिंग होती है। इसके अलावा आप देखें
तो इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स होती है, क्वालिटी कंट्रोल नर्स होती है जो कि हॉस्पिटल की क्वालिटी को मेंटेन करती है। तो अगर आप इस करियर में अंदर जाते हैं तो हमें बहुत गहराई में, इवन आप जितने भी बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे वहाँ पर आप देखेंगे कि वेंटिलेटर चलाने के लिए भी नर्स है, रेस्पिरेटर चलाने के लिए भी नर्स है, ओटी आईसीयू इंचार्ज जो रहती है, आईसीयू का होल इंचार्ज नर्सिंग वाले रहते हैं। मतलब ऐसा कोई भी फील्ड नहीं रह गया है डॉक्टर के बाद जहाँ की हमारी नर्स उसमें ट्रेंड होकर काम नहीं कर सकती है। तो नर्सिंग में मेरे ख्याल से अभी पुराने से लेके अभी तक में करीबन 100% चेंजेस आए हैं। तो ये तो बहुत बड़ा चेंज है मैम, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि जिस हिसाब से जैसे डॉक्टर्स में हर एक स्पेशलाइजेशन है, कार्डियोलॉजिस्ट है, रेस्पिरेटरी है, तो इस हिसाब से अब नर्सेज में भी ये कोर्सेज आ चुके हैं और ये रोल्स आ चुके हैं। मतलब अब वो पुराना सिस्टम नहीं रहा कि भाई नर्सेज को सिर्फ ड्रिप चेंज करना है, मेडिसिन देना है या ऑब्जर्व करना है। अब ये सारे रोल्स नए ऐड हो गए हैं। मैम लास्ट में अभी एक डॉक्टर सर का मैंने एक पॉडकास्ट किया है और उनसे मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि एक परफेक्ट डॉक्टर या एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बनने के लिए उनको कितने साल लगे। तो उनका कहना था मुझे 12 से 15 साल लगे और 15 साल वो लाइफ के दिए, उसके बाद फिर अब वो स्टेज में आए कि नाउ ही कैन अर्न, और दैट टू वो धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ेगा। नर्सिंग में आप बता रहे हैं कि भी इतने सारे रोल्स हो गए हैं, तो एक बोलेंगे ना कि एक स्टार्ट पॉइंट से एक मिड रेंज तक बोलेंगे जिसको जनरल मेडिसिन वाले जैसे डॉक्टर होते हैं, तो एक प्रॉपर नर्स बनने के लिए क्या टाइम लगता है। और जैसे आपने बताया कि हर चीज़ के लिए अलग अलग नर्सेज भी होती हैं, रेस्पिरेटरी के लिए अलग होती हैं, ऑन्कोलॉजी के लिए अलग होती हैं, ओटी के लिए अलग होती हैं। तो एक क्या टाइम ड्यूरेशन रहता है जब एक बच्चा एक प्रॉपर नर्सिंग कैरियर को अडॉप्ट कर लेता है? सही बोल रहे हैं आप। अगर हम नर्सिंग का देखें तो नर्सिंग में जो अलग अलग कोर्सेज रहते हैं उसमें सबसे बेसिक कोर्स रहता है एनएम का कोर्स, जिसको ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ कहते हैं, और ये 2 साल का कोर्स रहता है। 2 साल के बाद भी, और ये कोर्स स्पेशली ग्रामीण महिला में काम करने के लिए बनता है, जहाँ पर कि जो ट्रेंड करके जो महिला निकलती है स्पेशली फीमेल के लिए होता है, उसको ग्रामीण अंचल में काम करना पड़ता है। इसके अलावा 3 साल का कोर्स है जिसको हम डिप्लोमा कोर्स कहते हैं, जिसमें कि जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, इसमें आप लड़के लड़की दोनों ये कोर्स कर सकते हैं। और स्टाफ नर्स का पोस्ट मिलता है इसके बाद में, और 3 साल के बाद आप आराम से किसी भी हॉस्पिटल में एज ए स्टाफ नर्स काम कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो डिग्री कोर्स होता है नर्सिंग में, जिसमें कि जो 4 वर्ष का डिग्री कोर्स होता है और उसमें एग्जाम्स यूनिवर्सिटी लेती है। इस डिग्री कोर्स में यह है कि आप बीएससी स्टाफ नर्स बन जाते हैं, थोड़ा क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है आपकी, थोड़ा थ्योरेटिकल नॉलेज आप ज़्यादा पढ़ते हैं, क्लिनिकल आपका थोड़ा एडवांस हो जाता है। उसके बाद आपको मास्टर्स करने की सुविधा होती है। अब बीएससी नर्सिंग में भी आप देखिएगा कि अगर हम नर्सिंग में 3 आयाम रहते हैं, आप क्लिनिकल में भी काम कर सकते हैं, आप एजुकेशन में काम कर सकते हैं, और आप कम्युनिटी में काम कर सकते हैं। तो 3 स्कोप है हमारे पास में। क्लिनिकल में आप किसी भी हॉस्पिटल में एज ए स्टाफ नर्स चले जाएं, कम्युनिटी में आप देखें तो पब्लिक हेल्थ नर्स का काम आप कर सकते हैं, और अगर टीचिंग में आप जाना चाहते हैं तो किसी भी संस्था में, इंस्टीट्यूट में एज ए ट्यूटर आप काम कर सकते हैं आफ्टर बीएससी। उसके भी मल्टी डायमेंशनल है कि हम बहुत सारे, जरूरी नहीं है कि हम हॉस्पिटल में ही जॉब करें, काम करें। तो अगर एक बच्चा अगर नर्सिंग में अपना करियर बनाना चाहता है तो उसको आगे, उसके एक बार नर्सिंग में एंटर होने की देर है, उसके बाद उसके पास इतने रास्ते खुल जाते हैं कि उसे ही समझ में नहीं आता कि मुझे कहाँ जाना है। बहुत सारे स्कोप है। बीएससी के बाद में आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हो। जैसे एमबीबीएस में आपने देखा होगा, एमबीबीएस के बाद स्पेशलिटी रहता है, आप पीजी करते, ऐसी नर्सिंग में भी आप पीजी कर सकते हैं। 5 एरियाज हैं। आप साइकेट्रिक नर्स बन सकते हो, आप पीडियाट्रिक नर्स बन सकते हो, आप ऑब्स्टेटिकल एंड गायनेकोलॉजिकल नर्स बन सकते हो, कम्युनिटी हेल्थ नर्स बन सकते हो, और इसके अलावा अभी नया फिलहाल फॉरेंसिक नर्सिंग का भी एमएससी का स्कोप खुला है। तो इस तरह से हम सारी स्पेशलिटी के मास्टर्स बन सकते हैं। तो इतने स्कोप्स हैं हमारे, और बच्चा 4 साल के बाद ही अगर ग्रेजुएशन करता है तो अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, स्टार्ट शुरू हो जाती है, उसकी लाइफ शुरू हो जाती है। मैम अभी नर्सिंग को लेके मैं जितना पढ़ रहा था, एमपी में कुछ चेंजेस आए हैं, मतलब नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को लेके, या जब बच्चा 12th से निकल के अब उस कोर्स में जाना चाहता है
तो पहले कुछ अलग रूल्स हुआ करते थे, पहले कुछ अलग प्रोसेसेस हुआ करती थी, अभी चेंजेस आए हैं। तो अभी वो चेंजेस हैं, क्योंकि बच्चों में अब थोड़ा सा मिस इन्फॉर्मेशन भी हैं, डाउट्स भी हैं, क्वेरीज भी हैं, और कहीं भी उसके उनको सॉल्यूशन नहीं मिल रहे। और आज का ये पॉडकास्ट करने का हमारा मोटिव इसीलिए था, क्योंकि बच्चे आजकल ज़्यादातर डिजिटल चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, डिजिटल पे वो बहुत एक्टिव रहते हैं। तो अगर इस पॉडकास्ट के थ्रू उनको वो इन्फॉर्मेशन मिल पाए कि क्या क्या वो चेंजेस आ गए हैं, और आपसे बेहतर वो कोई बता नहीं पाएगा। हम तो ठीक है ऊपर बता देंगे, लेकिन आप वो एक इसका डिटेल एनालिसिस करके बता पाएंगे कि क्या वो चेंजेस अभी आए हैं एंट्रेंस को लेके। 2012 के बाद से अगर हम देखें तो प्राइवेटाइजेशन नर्सिंग में शुरू हो गया था। उसके पहले लगभग सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हुआ करते थे, जहाँ पर कि गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम लेती थी और अपने बच्चों को एडमिशन देती थी। गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन सिर्फ गर्ल्स को मिलता है, लेकिन बॉयज़ को भी इच्छा होती है नर्स बनने की। ऐसा नहीं कि नर्सिंग प्रोफेशन सिर्फ लड़कियों के लिए भी है, मेल नर्स भी हैं जो कि कई जगहों पर बहुत अच्छा काम करते हैं। उसके लिए फिर प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस खुले। आपने देखा होगा कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स बन गए हमारे यहाँ पर। हाँ। अब जितने ज़्यादा क्वांटिटी अगर हॉस्पिटल की हो रही है तो नर्स का रिक्वायरमेंट भी तो बढ़ेगा। और मैं तो कह रहा हूँ मैम, डॉक्टर अगर 10 लग रहे हैं तो नर्सिंग स्टाफ 50 लगेगा। बिल्कुल, एकदम से डबल तिबल रेशो हो जाता है। तो उसके लिए फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने सोचा कि हम प्राइवेट में परमिशन देते हैं, ताकि नए नए प्राइवेट कॉलेजेस खुले और उसके बाद बच्चों को स्कोप मिले एज ए कैरियर नर्सिंग के लिए। तो वहाँ खुलने के बाद में फिर वहाँ पर एडमिशन जो होता था, फिर वो कॉलेज लेवल पे एडमिशन होने लगा। अपने हिसाब से बच्चे आते थे, अपना एडमिशन, हर कॉलेज अपने हिसाब से अपने एडमिशन, जितना सीट उसको इंडियन नर्सिंग काउंसिल देती थी उतने हिसाब से वो अपना एडमिशन करता था। फिर उसके बाद नया जो आयाम शुरू हुआ, उसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बनना शुरू हो गई। तो मेडिकल यूनिवर्सिटी बनी, उन्होंने अपने नर्सिंग कॉलेजेस ओपन किए, अब यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे एडमिशन लेने लगी। तो इस तरह से अभी तक ये चलता आ रहा था। पर गत वर्ष से जो है हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश है, उन्होंने एक नया नियम शुरू करा कि बच्चों का एंट्रेंस एग्ज़ाम कॉमन होगा, जिसे नीट का एग्ज़ाम होता है। तो नीट का एग्ज़ाम ऑल इंडिया लेवल पे होता है, लेकिन मध्य प्रदेश अब अपने लेवल पे एग्ज़ाम्स करेगी। स्टेट लेवल एग्ज़ाम, स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होगा, और उसमें बच्चों को एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिसको हम GNST और PNST के नाम से जानते हैं। GNST एंड PN, जनरल नर्सिंग टेस्ट और प्री नर्सिंग टेस्ट। इस तरह का उसका नाम होता है, और वो हर साल जून में उसका एग्ज़ाम्स होता है। तो लास्ट ईयर भी हुआ, जिसमें कि बच्चों, अब ये क्या सडनली एक नया चेंज हुआ, जिससे कि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं चला कि हमें ये एग्ज़ाम है। उनके दिमाग में ये था कि किसी भी कॉलेज में जाएंगे, अपना क्वालिटी देखा, कॉलेज का एडमिशन ले लेंगे। बट जब सडनली ये नियम बदला तो काफ़ी बच्चे वंचित रह गए इस चीज़ों से। तो मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से यही बच्चों को बोलना चाहूँगी कि बेटा बच्चों, आप लोग जब 12th पास कर लेते हो तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि कब ये एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है, और उस एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी आप शुरू कर दें। पूरा 12वीं का कोर्स इसके अंदर पूछा जाता है एग्ज़ाम में, और ये लास्ट ईयर भी हुआ था एग्ज़ाम, जिसमें कि आप लोग रह गए। इस साल अभी फ़िलहाल 19 मई से लेकर 2 जून तक ग्रेजुएशन के लिए इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो आप लोग अभी भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैं बच्चों को बताना चाहूँगी। और इसकी तैयारी के लिए बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और जनरल नॉलेज, इस तरह के एग्जाम्स होती हैं। और ये 11-12 लेवल का ही होता है, और 11-12 लेवल का होता है, और हर सब्जेक्ट के 20-20 क्वेश्चंस आते हैं। तो उस तरह वो तैयारी करें। जैसे ही एंट्रेंस ये बच्चे क्लियर कर लेंगे, इसकी मेरिट लिस्ट बनती है। फिर उसके बाद में जिस तरह से नीट में चॉइस फिलिंग होता है, वैसे ही इसमें बच्चों को चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा, और चॉइस फिलिंग के बाद में वो अपना मनचाहा कॉलेज उसमें डाल सकते हैं। और उसके बाद उनको कॉलेज अलॉट करती है गवर्नमेंट। अब इसमें चॉइस फिलिंग में कॉलेज के लिए मैं बच्चों को बताना चाहूँगी कि जब भी बच्चों आप लोग कॉलेज की चॉइस फिलिंग करते हैं, तो आप देखिएगा उस कॉलेज को इंडियन नर्सिंग काउंसिल का अफिलिएशन है कि नहीं है, कॉलेज की क्वालिटी क्या है, कॉलेज में लैब फैसिलिटी क्या है, कॉलेज का स्टाफ क्या है, कॉलेज हॉस्पिटल कितने बेडेड से अफिलिएटेड है, कॉलेज के पास खुद का हॉस्पिटल है या नहीं। ये सारी चीज़ अगर आप देखें तो ही उस कॉलेज का नाम डालें, अदरवाइज आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में डायल्यूशन आ सकता है। तो ये मेरा बच्चों से रिक्वेस्ट रहेगा जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे। मतलब अभी आपने जो मैम बताया, पहले ये जो नर्सिंग का जो एंट्रेंस होता था या जो एग्जाम्स होती थी, ये प्योरली अनऑर्गेनाइज थी। अनऑर्गेनाइज मतलब
गवर्नमेंट कॉलेज की अलग हो जाती थी, कॉलेजेस प्राइवेट अपने हिसाब से ले लेते, यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से ले लेते। अब ये स्टेट गवर्नमेंट ने इसको पूरा एक सेंट्रलाइज मॉडल बना दिया है ताकि एक ही एग्ज़ाम हो और उसके थ्रू बच्चों को जो भी एक वो डेजिग्नेटेड कॉलेज है या जो ऑप्ट कर रहे हैं वहाँ पर एडमिशन हो जाए, जस्ट लाइक CUT जो DAVV की होती है, वो एक एग्ज़ाम हो जाती है और उस बेसिस पे उनको जो भी एक कॉलेज में एडमिशन लेना है वो ले लेते हैं। सही। ये जो मैम प्रोसेस हुआ है, तो इसके कारण क्या वो चेंजेस नर्सिंग की एजुकेशन सिस्टम में आने वाले हैं या क्या वो क्वालिटी चीज़ें अब इसमें ऐड हो गई हैं इस एंट्रेंस के बाद? इस एंट्रेंस होने के बाद में अब ये जरूर है कि जो क्वालिफाई कर पाएंगे बच्चे एग्जाम वो ही कॉलेजों में एडमिशन ले पाएंगे। ओके। अब इसके लिए भी कुछ एक बेसिक परसेंटेज डिसाइड करा हुआ है कि जिन बच्चों को 12th में 45% होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, वही बच्चे इस एंट्रेंस एग्जाम को दे पाएंगे। 45%। ये जनरल कैटेगरी के लिए है। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो 40% एग्रीगेट अगर आपका मार्क्स है तो भी आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। 5% का फायदा दिया है कैटेगरी जो है रिजर्वेशन के लिए। अब इसमें एंट्रेंस एग्जाम देके जो बच्चा आता है तो निश्चित रूप से क्वालिटी इंप्रूव होती है पढ़ाई की, बच्चों का लेवल ऑफ एजुकेशन भी अच्छा रहता है और बच्चों को मेरे ख्याल से आगे जाके भी उनको और आगे पढ़ाई करने में भी फायदा मिलता है। तो निश्चित रूप से इसमें एजुकेशन लेवल तो इम्प्रूव होगा बच्चों का। पर एक चीज़ है कि कॉलेज, बाकी सारे कॉलेजेस के लिए फिर एडमिशन का प्रॉब्लम आ जाता है कहीं ना कहीं। सीट नहीं भर पाती है उनकी, ये दिक्कतें आती हैं। दूसरे जो स्टेट हैं उनके बच्चे यहाँ एग्ज़ाम देने में उनको दिक्कत होती है क्योंकि ये MP लेवल का एग्जाम है। फिर इसमें डोमिसाइल नॉन डोमिसाइल का प्रॉब्लम आ जाता है। वैसे नॉन डोमिसाइल भी एग्जाम दे सकते हैं, अलाउड है वो भी, पर कई मामलों में उन तक खबर ही नहीं पहुंचती। जैसे नीट इंडिया लेवल पे होता है तो ऑल ओवर इंडिया को पता होता है कि एग्जाम होना है, और सालों से चल रहा है। सालों से चल रहा है। अब ये क्या सडनली लास्ट ईयर से ये चीज शुरू हुई और ये एकदम से इस चीज को बाहर लाया गया कि नहीं अब इस साल से एडमिशन जो है वो आपके एंट्रेंस के थ्रू होंगे। तो आउट ऑफ स्टेट वाले भी कुछ समझ ही नहीं पाए, इवन MP वाले बच्चे भी नहीं समझ पाए कि हमें एग्जाम में बैठना है या नहीं बैठना है। उनको था कि ठीक है कॉलेज जाएंगे और हमारा परसेंटेज रहेगा, हमको कॉलेज एडमिशन दे देगा। तो उस असमंजस में बच्चे रह गए और कई सारे बच्चे लास्ट ईयर वंचित रह गए। इस साल संभावना है कि शायद बच्चों को समझ में आया होगा कि जो पिछले साल गलती हुई है वो ना हो और इस साल शायद बच्चे एग्जाम दें और क्वालिफाई करें बच्चे एग्जाम देके और अपने मन चाहे कॉलेज में एडमिशन लें। मैम अभी आपने बात करी कि कॉलेजेस की सीट खाली रह जाती हैं। अब सेकंड जब हम देखते हैं कि एक नीट है, नीट में लड़ाई ही सीट की है कि वहाँ सीट कम है बच्चे ज़्यादा हैं, और यहाँ मैं जो देख पा रहा हूँ आपकी बातों से जो समझा कि यहाँ सीट हैं बच्चे नहीं हैं। तो ये जो गैप आ रहा है वो किस कारण है, उसके मैं 2-3 पॉइंट पे आपसे आंसर चाहूँगा। पहला कि क्या डिमांड नहीं है एज अ कैरियर, कि लोग बच्चों का भी इंटरेस्ट ही नहीं है नर्सिंग में। नर्सिंग मतलब क्या है, ये नर्सिंग क्यों करना है, मतलब वो उनके लिए आज भी वो परसेप्शन है सिस्टर्स वाला कि भाई दवा गोली देनी रहती है, सलाइन चेंज करनी रहती है। सेकंड जो आपने अभी बताया कि रूल्स चेंज हो गए, तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है। अब वो इन्फॉर्मेशन प्रमोट नहीं हो पा रही है, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो रही हो चाहे वो एक लोकल लेवल पे हो रही है, कि जो इंस्टीट्यूट हैं वो भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, बच्चों तक रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं। और तीसरा, क्या बच्चे में अभी एक डिलेमा है कि मुझे नीट के लिए जाना चाहिए। अभी जैसे आपने क्राइटेरिया बताया कि 40% रिजर्व के लिए है और 45 जनरल के लिए। नीट के पैरामीटर्स और हाई हैं कि वहाँ तो और टफ कंपटीशन है। तो मैं जो देखता हूँ कि बच्चा अगर 40% पे ही है तो भी वो ट्राई कर रहा है डॉक्टर बनने के लिए, और वो स्ट्रगल कर रहा है, एक अटैम्प्ट करता है, 2 अटैम्प्ट करता है, नहीं हो पाता। तो क्या बच्चों को भी अब समझना चाहिए कि ये भी एक अच्छा ल्यूक्रेटिव कैरियर है और उसमें भी उतनी ही ग्रोथ है। तो किस किस फ्रंट पे हम लैग कर रहे हैं कि ये सीटें हमारी भर नहीं पाती नर्सिंग की, क्योंकि मुझे जो दिखता है हॉस्पिटल्स इतने बढ़ रहे हैं, और अभी हमने एक रेशो डिस्कस किया है कि 10 डॉक्टर में कम से कम 50 नर्सेस चाहिए। तो डिमांड तो है मार्केट में, और इंदौर में जिस हिसाब से अभी नए नए हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स आ रहे हैं और बहुत एडवांस फैसिलिटीज़ हो रही हैं, तो बट ऑब्वियस बच्चों की डिमांड है, तो क्यों सीट खाली रह जा रही है आज भी? सीट खाली रह जा रही है, इसका एक रीज़न ये भी है कि अभी तक तो सीटें कभी खाली रही नहीं, जबकि जब अपने लेवल पे एडमिशन होते थे सभी दूर, करीबन हर साल अगर GNM में देखें आप, जो डिप्लोमा कोर्स से 40-50 नर्सेस एग्ज़ाम देती थी,
बीएससी नर्सिंग में भी करीबन 25-30 हज़ार बच्चे हर साल एडमिशन लेते थे। ओके। चूँकि लास्ट ईयर सडनली ये चीज़ डिसाइड हुआ है कि अब एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, तो बहुत सारे बच्चे तो एग्ज़ाम के फॉर्म ही नहीं भर पाए। ओके। उसके बाद बच्चों को ये नहीं समझ में आया कि चॉइस फिलिंग भी करना है। चॉइस फिलिंग का प्रोसेस भी बच्चों को जिसने चॉइस फिलिंग करा भी मान लो, उसके बाद ये होता है ना कि पहली लिस्ट निकल गई, उसके बाद सेकंड चांस देना है, फिर थर्ड चांस देना रहता है। तो गवर्नमेंट ने पहला चांस दिया, उसके बाद सिर्फ सेकंड चांस दिया, उसके बाद कोई चांस नहीं दिया कि जो रिमेनिंग कम परसेंटेज रिकाउंसलिंग नहीं हुई रिकाउंसलिंग अलग अलग जो स्टेप में होना चाहिए। अगर उसके बाद भी अगर गवर्नमेंट चाहती कि जो कॉलेज बचे हुए हैं उनको भी अपने जिन बच्चों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है एक मिनिमम परसेंटेज डिसाइड करके कि भाई आप इन बच्चों को डायरेक्ट आप ले सकते हो, ताकि कॉलेजों का सीट भर जाए। क्योंकि नर्सेज का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है अभी मध्य प्रदेश में। विगत 4 साल से जो नर्सिंग का प्रॉब्लम चल रहा है उसमें एग्ज़ाम्स नहीं हुई है। तो आप देखिएगा 4 साल से हमारे पास नर्सेज तैयार नहीं हुई है और हॉस्पिटल का क्वांटिटी बढ़ता जा रहा है और हर हॉस्पिटल को एक स्टाफ नर्स जो कि रजिस्टर्ड है, आरएन आरएम जिसके पास नंबर है, जो अपने मध्य प्रदेश नर्सेज काउंसिल में रजिस्टर्ड है, वो नर्स होना जरूरी है। तो अगर 4 साल से हमारे पास नर्सिंग का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है तो नेचुरली नर्सेज तो कम रहेंगी ना। तो डिमांड तो बहुत ज़्यादा है इस प्रोफेशन की, बच्चे चाहते भी हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये फील्ड ऐसा है कि यहाँ पर इंसान को जॉब मिलना ही मिलना है। तो ऐसे समय बच्चों को अवेयरनेस ही नहीं रही, या तो इसका प्रमोशन नहीं हो पाया कि भाई आपको नीट का प्रमोशन सालों से चलता आ रहा है, पहले पीएमटी होती थी उसके बाद नीट शुरू हो गई, आपने देखा कहीं कोई कमी नहीं आई। लेकिन नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम का प्रमोशन ही नहीं हो पाया कि बच्चों को ये एग्जाम दे के ही नर्सिंग का कैरियर चुनना है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कि रह गए। आज भी हमारे पास फोन आते हैं कॉलेज में कि हमें एडमिशन लेना है, पर हम लोग यही बोलते हैं कि बेटा हमारे हाथ बंधे हैं, जब तक आप एंट्रेंस एग्जाम नहीं दोगे, वो क्वालिफाई नहीं करोगे, चॉइस फिलिंग नहीं भरोगे, आपको हम एडमिशन नहीं दे सकते। और ये साल में एक ही बार होती है एग्जाम। और ये साल में एक ही बार एग्जाम्स होती है। तो ये दिक्कत होने से अब शायद इस साल बच्चों को समझ में आए और बच्चे अधिक मात्रा में फॉर्म भरें। अभी भी बच्चों के पास टाइम है, बच्चे चाहे तो फॉर्म भर के और अपना मन चाहा कॉलेज ले सकते हैं। हाँ मैम, आपने जो प्रॉब्लम बताई ना, इसलिए हम देखते हैं कि आज भी इंदौर में पर्टिकुलर जितने हॉस्पिटल हैं उसमें लोकल नर्सेज कम हैं अदर स्टेट से, और ख़ास तौर पे केरला साइड से नर्सेज जो हैं वो ज़्यादा काम कर रही हैं। क्योंकि हमारे यहाँ भी बच्चों को एक तो इन्फॉर्मेशन नहीं है कि एंट्रेंस क्या हो गया, ये क्या प्रोसेस चेंज हो गया है, और कई बार थोड़ा सा रहता है बच्चों को कि नर्सिंग को आज भी वो सेकेंडरी बोलेंगे ऑप्शन मानते हैं या सेकंड चांस देते हैं कि पहले तो हम चांस देंगे नीट को ही, अगर नहीं होता है 2 साल 3 साल और देखते हैं, उसके बाद फिर उस चीज़ पे आते हैं। मैम आज की तारीख में मेडिकल को लेके जैसे नीट की अगर हम बात करें, और अभी आपने भी बताया कि वो बहुत अच्छे से प्रमोट होता है, बहुत सारा इंफ्रा अवेलेबल है, बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर हैं जो उस चीज़ की कोचिंग दे रहे हैं। लेकिन अगर नर्सिंग की बात करें तो पहले तो अभी एग्ज़ाम की अवेयरनेस है कि एंट्रेंस हो रही है उसका ही नहीं पता है, फिर उसके बाद अगर आप बच्चे को प्रिपेयर करना है उस एग्ज़ाम के लिए तो उसके लिए इंफ्रा क्या अवेलेबल है। जैसे आपने बताया कि बेसिक 11-12 का ही पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ तो एक अलग करिकुलम होता होगा, कुछ तो उसका बोलेंगे कि उसको अलग से तैयारियां करनी पड़ती होंगी। तो अभी उस प्रिपरेशन के लिए क्या इंफ्रा अवेलेबल है, और बाहर नहीं है तो अमलतास में अभी क्या आप वो इंफ्रा अवेलेबल करा रहे हैं बच्चों के लिए इस पर्टिकुलर एंट्रेंस को लेके? ये जो एंट्रेंस होता है एग्ज़ाम का, इसके लिए अभी तक तो फिलहाल तो कोई कोचिंग, क्योंकि लास्ट ईयर से शुरू हुआ है एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो अभी ऐसी कोई कोचिंग स्टार्ट नहीं हुई है। लेकिन हमारे अमलतास नर्सिंग कॉलेज ने ये पहल जरूर करी है कि अगर जो भी बच्चा फॉर्म भरता है और अगर वो बच्चा चाहता है कि उसे कुछ सहायता मिले या एग्ज़ाम की कुछ मार्गदर्शन मिले, तो हम लोग अभी 2 जून से ही उनके लिए क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें उनको किस तरह से MCQ क्वेश्चन आते हैं, उनको कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या क्या कोर्स होता है उनका जो 10th लेवल का है, और वो जो क्वेश्चंस आते हैं उनका जो सीरीज़ अवेलेबल है उसके बारे में सारे क्वेश्चंस हम लोग को सॉल्यूशन सॉल्व करवाएंगे और बाकायदा कोचिंग देंगे, और वो भी मुफ्त कोचिंग देंगे, फ्री है वो, फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे बच्चों को। और बस इतना है कि उनको एफर्ट करना पड़ेगा कॉलेज आने का, वो तो बट ऑब्वियस। तो कॉलेज अगर आते हैं और हमसे जितनी भी सहायता मांगते हैं पढ़ाई से संबंधित मार्गदर्शन, उसके लिए अमलतास कॉलेज उन बच्चों के लिए हमेशा तैयार रहेगा। अभी आपने बताया मैम कि आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोचिंग देने जा रहे हैं, वो भी एंट्रेंस के लिए, क्योंकि वो एक बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपने अपने एंड से ही निकाला कि ठीक है अभी नहीं है अवेयरनेस, या बच्चों में इंफ्रा नहीं है, या कोर्सेज ऐसे कहीं प्राइवेट सेंटर्स में नहीं चल रहे हैं, तो आप उसके लिए ये सॉल्यूशन लेके आए हैं। मैम अभी जिस हिसाब से हम हर कैरियर की ग्रोथ देख रहे हैं
कि बच्चा इमेजिन करता है कि अगर जैसे नीट में भी जा रहा है वो और एग्ज़ाम दे रहा है, तो वो एक इमेजिन करता है कि भाई 10 साल बाद 5 साल बाद जब मैं डॉक्टर बन के निकलूँगा तो मैं इस लेवल पे होऊंगा। अब नर्सिंग को लेके आज भी डाउट्स है बच्चों के मन में, शायद इसलिए बहुत कम और भी करते होंगे। आज चूँकि हम इतना एडवांसमेंट पर्टिकुलरली इंदौर में तो देख रहे हैं, फैसिलिटीज़ अच्छी हो रही हैं, हॉस्पिटल्स अच्छे आ रहे हैं, इवन प्राइवेट नर्सिंग का भी कॉन्सेप्ट जागा है कि घर पर ही लोग ट्रीटमेंट लेते हैं, तो वहाँ पर होम नर्सिंग का, तो वहाँ पर भी नर्सिस की काफ़ी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। तो आज से 5 साल की बात अगर मैं बात करूँ कि 5 साल बाद आप कैसे देखते हैं इस कैरियर को, कि अगर आज कोई इस कैरियर को ऑप्ट करता है तो उसकी अगले 5 साल बाद क्या ग्रोथ लेवल होगी? अगले 5 साल का अगर आप देखते हैं तो अभी फिलहाल वर्तमान जो पीरियड चल रहा है नर्सिंग का, वो बहुत गोल्डन पीरियड चल रहा है नर्सिंग का। कारण मैम? कारण ये है कि कोरोना में लोगों ने नर्सेस का वैल्यू समझा है। दूसरी चीज़, नर्सिंग में जितने ब्रांचेस अभी ओपन हो गए हैं, जितने स्कोप है नर्सिंग के अंदर, जितने कोर्सेज अवेलेबल हो गए हैं, वो मैं नहीं सोचती कि किसी दूसरे आपको प्रोफेशन में मिलेंगे। बीएससी नर्सिंग डिप्लोमा अगर करता है 3 साल का, तो वो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकता है, उसके बाद एमएससी एमफिल कर सकता है, पीएचडी तक कर सकता है। बीएससी नर्सिंग करने के बाद में भी आपके पास जिस फील्ड में आपको जाना है, जितनी जो सी स्पेशलिटी में आप मास्टर्स करना चाहे, उसमें आप मास्टर्स कर सकते हैं। अभी जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उसमें आप देखिएगा कि वहाँ पर जो पीजी नर्सेस हैं, जो मास्टर्स की हुई, वो क्लिनिकल में काम करती हैं। आज नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का क्वालिफिकेशन मास्टर्स होता है, कई पीएचडी लेवल वाले क्लिनिकल में काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि पीएचडी करने के बाद आपको एजुकेशन में ही आपका स्कोप है, आप क्लिनिकल में जाएंगे। बॉम्बे जैसे हॉस्पिटल आप जाइए, हिंदूजा हॉस्पिटल है हमारे, जेजे हॉस्पिटल मुंबई में, अभी इंदौर में कोकिलाबेन खुला हुआ है, वहाँ हर जगह मास्टर्स का ज़्यादा स्कोप है और स्पेशलिटी नर्स को वो लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। जितना एजुकेशन आपके पास होगा उतना आपके पास स्कोप रहेगा। मेंटल हेल्थ के लिए फ़िलहाल अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा इसके लिए एक्टिव है, तो साइकेट्रिक नर्स जो है उसकी भी बहुत वैल्यू है, क्योंकि आपने देखा होगा अभी पब्लिक को बहुत स्ट्रेस रहता है। मतलब अभी एक नई टाइप की बीमारी शुरू हो गई है कि जॉब से के कारण स्ट्रेस है, फैमिली स्ट्रेस है, हर तरह का स्ट्रेस है। तो उसके लिए एक साइकेट्रिक नर्स जो है, जो उसको मेंटल सपोर्ट दे सकती है, काउंसलिंग कर सकती है, तो वो एरिया भी एक बहुत आगे आ रहा है, जिसमें कि हमारे इन बच्चों को स्कोप है। तो अगर एक बार आप नर्सिंग प्रोफेशन में एंटर हो गए, फिर आप एंडलेस है आपके पास, आप जितना चाहे पोस्ट डॉक्टोरल तक भी कर सकते हैं, पीएचडी के बाद भी और स्कीम्स हैं जिसके पे आप आगे जा सकते हैं। और ऐसी कोई सी भी पोस्ट नहीं है जहां आप नहीं बैठ सकते। नर्सिंग में मैं स्पेशली ये भी बताऊं कि अभी जैसे हम एमए करते हैं, सोशलॉजी में एमए करते हैं, आप साइकोलॉजी में एमए करते हैं, अभी इस साल से नियम निकला है कि जिसको अगर इन सब्जेक्ट में एमए करना है तो उनको ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट जरूरी है पढ़ना। तो हमारे नर्सिंग में हम लोग सोशलॉजी भी पढ़ते हैं, हम लोग साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं। आप बीएससी करने के बाद में आप चाहे तो आप एमए कर सकते हो। आपको अगर साइकोलॉजी पढ़ना है, सोशलॉजी पढ़ना है, आप उधर भी अपना फील्ड ले जा सकते हो। आप पीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हो, आईएएस का एग्ज़ाम दे सकते हो। ऐसा कोई सा भी एग्ज़ाम नहीं है जो आप नहीं दे सकते हो बीएससी नर्सिंग करने के बाद। तो ये एक ऐसा अलग सा ही कोर्स है जिसमें बहुत सारे आपके पास स्कोप खुले हुए आगे। तो मैं तो चाहती हूँ कि मैं अपने आप को बड़ा प्राउड फील करती हूँ कि मैंने आज से करीबन 40 साल पहले मैंने बीएससी नर्सिंग करा, जब सिर्फ एक ही कॉलेज हुआ करता था, और 1981 में पास आउट किया। और उस समय नर्सिंग बहुत कम लोग जानते थे, उस समय हम लोगों ने नर्सिंग करा। आज जो मेरा कैरियर है, आप सोचेंगे आज मैं कहाँ से, अब अमलताज जैसे इतने बड़े कॉलेज में आज मैं प्रिंसिपल के पद पे काम कर रही हूँ। टोटल 44 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास। तो ये मैं नर्सिंग का ही मेहरबानी है ना। आज अगर मैंने नर्सिंग प्रोफेशन नहीं ज्वाइन किया होता तो मैं पता नहीं कहाँ होती। तो मैं तो ये पूरा मेरे लाइफ का मतलब एक बहुत डेजिग्नेटेड पोस्ट पे आ जाते हैं कि मतलब एक बोलेंगे कि इन कंपेयर टू उस डॉक्टर लेवल की पोस्ट पे ही हैं आप। बिल्कुल, मतलब उतना ही आदर सम्मान मिलता है आपको अगर आप ये प्रोफेशन ज्वाइन करते हैं। बाकायदा हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ रिस्पेक्ट मिलेगा। घर में आप देखिए ना, कोई बीमार होता है तो आप अगर आप इस प्रोफेशन के हैं तो आप प्राइमरी ट्रीटमेंट तो आप खुद ही कर लेते हैं। बेसिक तो कर लेते हैं। आपके आईपीआर बढ़ जाते हैं, लोगों से जान पहचान बढ़ती है, और आपको कई बार घर बैठे बहुत सारे रोजगार मिल जाएंगे। आपके अड़ोस पड़ोस में कोई बीमार पड़ा है तो क्या आप नहीं मदद करेंगे उसकी? जाके करेंगे ना। नहीं हुआ है मैम ऐसे, जैसे मेरे
ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर काफ़ी लंबे टाइम तक घर पर ही रहे हैं और उनका ट्रीटमेंट हम लोगों ने घर पर कंटिन्यू किया। तो हमने लगा रखा था कि नर्स डेली आती थी, क्योंकि कुछ इंजेक्शंस होते थे वो बहुत प्रिसाइजली लगने होते थे जो कोई ऐसे लगा नहीं सकता है। तो अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत है इसके अंदर अपॉर्चुनिटी। तो आप अगर ये कैरियर आपके पास है तो इवन होम नर्स का ट्रेंड चल गया आजकल। हाँ, अब मान लो पैरालिसिस का पेशेंट है जो कि सालों बेड पर रहता है, तो घर में किसी को टाइम नहीं है, सब जॉब करने वाले हैं, तो आप होम नर्स घर में बुला सकते हैं उसको। दिन में आप हॉस्पिटल में काम करें, नाइट ड्यूटी आप कहीं और भी कर सकते हैं। तो मतलब आप चाहें, मेहनत करना चाहें और आप डेडिकेशन है आपके इसमें कि हाँ पेशेंट की केयर मुझे करना है, तो आपके लिए काम की कोई कमी नहीं है। नहीं मैम, आपका और मेरा कैरियर मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। जैसे आप नर्सिंग को लोगों ने भले ही अंडर एस्टिमेट किया होगा, लेकिन आज आप एक डायरेक्टर हैं। हम लोगों ने भी हमारा कैरियर एज अ मीडिया फील्ड में शुरू किया था, रिपोर्टर। तो रिपोर्टर को भी लोग ऐसे ही समझते होंगे, लेकिन हम इवॉल्व होते गए चीज़ों को लेके। आज मैं खुद सोचता हूँ कि हमारे फील्ड में इतने ऑप्शन हैं करने के लिए। क्रिएटर बनना है, पॉडकास्टर बनना है, रियल एस्टेट पे कंटेंट बना सकते हो, सोशल अवेयरनेस पे बना सकते हो, हेल्थ पे बना सकते हो, क्योंकि सबकी डिमांड है और ये अनफोल्ड हो चुका है। तो बट ऑब्वियस है कभी भी किसी भी कैरियर को मैं तो अब ये मानता हूँ कि अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जैसे नर्सिंग को अभी भी बहुत लोग करते हैं, तो अब ये वो कैरियर नहीं रह गया है कि भाई दवाई देनी है टाइम पे या सलाइन चढ़ानी है या चेंज करनी है। मैम नर्सिंग में जब से हम देख रहे हैं शुरू से, या जब भी हम हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ सिस्टर्स की ज़्यादा बात होती है कि नर्सिंग को हम लोगों ने डिनोट किया हुआ है सिस्टर्स से। मतलब एक फीमेल ओरिएंटेड कैरियर ज़्यादा है कि उसमें ज़्यादातर फीमेल्स ही आती हैं। लेकिन अभी आपने थोड़ी देर बात करी कि मेल्स की भी अब ज़्यादा इंटरेस्ट होने लगा है और इंटरेस्ट से ज़्यादा उनकी भी अब डिमांड होने लगी है, क्योंकि बट ऑब्वियस है अगर इतनी डिमांड है तो पर्टिकुलरली सिर्फ फीमेल्स पूरी नहीं कर पाएंगी। तो मेल्स को लेके क्योंकि एक डायलेमा है कि यार मैं कैसे नर्स बन जाऊंगा या मैं कैसे, हालांकि हमने कई हॉस्पिटल में देखा उनको ब्रदर्स बोला जाता है। तो अभी मेल्स का क्या स्कोप है इस पूरे नर्सिंग कैरियर में? जितना स्कोप फीमेल नर्स के लिए है, सेम स्कोप मेल नर्स के लिए है इसके अंदर। और उसमें ओटी में मेल काम कर सकते हैं, वार्ड में काम कर सकते हैं, नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट बन सकते हैं, वार्ड इंचार्ज बन सकते हैं, कॉलेजेस में काम कर सकते हैं, कम्युनिटी में मेल नर्स काम कर सकते हैं। बराबरी का दोनों को ओहदा मिलता है, पे स्केल में कोई कमी नहीं आती है, हर चीज़ में बराबरी का उनको मिलता है। मेल की एंट्री होने से एक और फ़ायदा है नर्सिंग में कि हमको एक लीडरशिप क्वालिटी मेल में नज़र आती है। फीमेल को एक सपोर्ट सिस्टम मिलता है मेल नर्स होने से। कॉलेज में भी जो फैकल्टी है, अगर आपके पास मेल फीमेल दोनों है तो दोनों आपको एक सपोर्ट सिस्टम के रूप में काम करते हैं। तो मेल के लिए भी उतना ही स्कोप है जितना कि फीमेल नर्स के लिए स्कोप है। ये जरूर है कि कहीं कहीं उन्हें ब्रदर कहा जाता है, जैसे नर्सेस फीमेल है तो सिस्टर कहेंगे, तो उनको वो लोग ब्रदर कहते हैं। बाकी काम में और स्कोप में दोनों में बराबरी का है, किसी में कोई कमी नहीं है। तो अगर मेल भी आना चाहे तो उनका भी स्वागत है नर्सिंग में। और मैं तो चाहती हूँ कि मेल भी चाहें इसे अपना अच्छा प्रोफेशन बनाएं। और आप देखेंगे कि आजकल मेल ज़्यादा आ रहे हैं हमारे प्रोफेशन में, लड़कियां कम मिलती हैं, मेल ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि लड़कियों के लिए गवर्नमेंट ने अपने दरवाजे खोल रखे हैं। वो सिर्फ गर्ल्स को ही एडमिशन देती हैं। कुछ कॉलेजेस गवर्नमेंट कॉलेजेस में गर्ल्स को प्रेफरेंस मिलता है। मध्य प्रदेश में तो यही है फिलहाल। बाहर का तो मुझे इतना नहीं ध्यान है, पर मध्य प्रदेश में यही है कि हम गवर्नमेंट सिर्फ गर्ल्स को एडमिशन देती है। तो बाकी बॉयज़ जो है वो हमारे लिए, हम लोग उनके लिए वेट करते हैं, वो आए हमारे कॉलेज में एडमिशन ले। और कॉलेज के लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं अगर अपने कॉलेज की बात करती हूँ तो मेरे कॉलेज में एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। हमारे कॉलेज के जो फाउंडर चेयरमैन है, मैं श्री सुरेश सिंह भदौरिया जी को सम्मान देना चाहती हूँ इसके लिए कि उनके अथक प्रयास से उन्होंने एक कॉलेज इंदौर में भी खोला है। अभी आप देखें तो मेडिकल एजुकेशन के मामले में सबसे नाम ऊपर चलता है अमलतास और इंडेक्स ग्रुप का। तो उन्होंने हमको काफ़ी बड़ा एरिया दे रखा है नर्सिंग कॉलेजेस के लिए। मेरे पास लगभग 60,000 स्क्वायर फीट एरिया है जो सिर्फ नर्सिंग के, पर्टिकुलरली नर्सिंग के लिए। मेरे पास लैब है, आप कभी भी आधी रात को भी मेरे कॉलेज में आ जाएंगे ना, आपको लैब वैसी ही मिलेगी। लैब मेरे यहाँ इंस्पेक्शन के हिसाब से कभी भी सेट नहीं होती है। लैब हमेशा रेडी रहती हैं, लैब का यूज़ होता है। और हर लैब का साइज़ लगभग 2,500 स्क्वायर फीट है, जो कि नॉर्म से कई ज़्यादा है।
ओके। मेरे पास जो हॉस्पिटल है अमलतास के अंदर, जो हमारा हॉस्पिटल करीबन 1500 बेड का हॉस्पिटल है, जिसमें Okay. कि सारी सुपर स्पेशलिटी केयर आपको वहाँ मिलेगी। हमारे पास 80 बेडेड का मेंटल हॉस्पिटल भी है, जहाँ मेंटल हॉस्पिटल जहाँ पे कि नशा मुक्ति के बच्चे एडमिट होते हैं और इन पेशेंट है वो। तो बच्चों को हमको मेंटल हॉस्पिटल के लिए भी कहीं ले जाने की आवश्यकता नहीं। Okay. सुपर स्पेशलिटी है, ऑन्कोलॉजी है, मॉड्यूलर ओटी है, रोबोटिक सर्जरी होती है, आईपीडी हमारे यहाँ हजारों में है, ओपीडी हमारे यहाँ 85% हमारा कॉलेज हमेशा भरा रहता है। तो इस तरह से आज तक कभी बच्चों को क्लिनिकल का दिक्कत आया ही नहीं है। जितने भी इंस्पेक्शन हुए हैं अमलतास कॉलेज में, अभी आपने सुना होगा सीबीआई इंस्पेक्शन हुआ है। कौन सा इंस्पेक्शन? सीबीआई ने अभी मध्य प्रदेश में बहुत इंस्पेक्शन किए हैं। ओके। तो उसमें दो सीबीआई के 2 बार इंस्पेक्शन हुए, दोनों बार 100% सूटेबल। सीबीआई का इंस्पेक्ट करें मतलब वो तो क्रिमिनल्स और ये वाली चीजें। सीबीआई का अभी आप लोग खैर इस चीज से चर्चित होंगे कि कुछ फ्रॉड कॉलेजेस बन गए थे कि क्योंकि आईएनसी ने एक रिक्वायरमेंट रखा था कि अगर आप कोई भी कॉलेज खोलते हैं तो 100 बिस्तर का आपका अस्पताल होना चाहिए। अगर कॉलेज है तो आपके उसको मिनिमम 100 बिस्तर का साथ में हॉस्पिटल भी होना चाहिए। आपका खुद का हॉस्पिटल उसका होना कारण? चाहिए। उसका रीज़न ये था कि सन 2012 तक जब नए कॉलेजेस खोलना थे तब तक रिलैक्सेशन दिया था कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से टाई अप करके एक अपना कॉलेज खोल सकते हो। लेकिन 2012 के बाद में 2013 से आईएनसी ने कहा कि जब कॉलेज सफिशिएंट अमाउंट में हो गए तो नए कॉलेज खोलने के लिए उनको एक 100 बेड का सेटअप जरूरी कर दिया। अब सेटअप 100 बिस्तर का अस्पताल खोलना, आप सोचिएगा आसान बात नहीं है। कॉलेज तो हर कोई पूरा एक इंफ्रा ही हो गया, वो पूरा इंफ्रा हो गया जिसमें करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। कोरोना में जिस तरह की डिमांड आई है हॉस्पिटल की और बच्चों की, नर्सेस की, उस हिसाब से बहुत सारे कुछ कॉलेजेस ऐसे थे जो पेपर पे ओपन हो गए। कुछ इसका सन 2020 से ये प्रोपोगंडा चल रहा है और उसमें फिर कई इंक्वायरियां हुई है। फिर लास्टली सीबीआई ने भी इंक्वायरी करी, तो सीबीआई ने भी बहुत सारे इंस्पेक्शन करे जिसके कारण कि कई सारे कॉलेजेस अनसूटेबल हो गए जिन्हें बंद कर दिया गया। और जो सीबीआई के नज़रों में सूटेबल था वो कॉलेजेस अभी वर्तमान में चालू हैं, क्योंकि ये हेल्थ से जुड़ा सब्जेक्ट है। तो ये एक काफ़ी संवेदनशील मामला था। तो अभी हमारा जो कॉलेज है उसने 2 बार सीबीआई फेस किया है, दोनों बार वो सूटेबल रहा। कई बार आईएनसी इंस्पेक्शन भी हुआ है, हर बार आईएनसी इंस्पेक्शन भी हम लोग खरे उतरे हैं। स्टाफ मेरे पास पूरा एक्सपर्ट है, टेक्निकल स्टाफ है, पोस्ट ग्रेजुएट स्टाफ है, डॉक्टरल स्टाफ है मेरे पास में। इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है। तो मैं बच्चों से ये गुजारिश करूंगी कि जब भी आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो वो जरूर देखें कि उसको इंडियन नर्सिंग काउंसिल से मान्यता है, मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल से मान्यता है, या उसका खुद का यूनिवर्सिटी है, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा एडमिशन लेने के लिए। आईएनसी की मान्यता के लिए मैं इसलिए प्रेशर बार बार डाल रही हूँ क्योंकि अगर बच्चा सिर्फ मध्य प्रदेश में काम नहीं करना चाहेगा, वो मध्य प्रदेश के बाहर भी जॉब करेगा, इवन आउट ऑफ इंडिया भी जॉब करेगा, कहीं भी बाहर की कंट्री में भी काम करेगा। तो ऐसा इंस्टीट्यूशन जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त है, वहाँ से पास हुआ बच्चा ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी जॉब कर सकता है। अब रिकॉग्नाइज्ड है वो। ओके। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो कि होना चाहिए। और मैं कॉलेजेस वालों को भी बोलूँगी कि आपको आईएनसी की मान्यता लेना चाहिए। आईएनसी आजकल सूटेबिलिटी देती है और उस सूटेबिलिटी पे लेने से आपका एक स्टैंडर्ड मेंटेन रहता है, आप वो क्वालिटी बना के रखेंगे। तो इस मामले में हमारे कॉलेज के जो ऑनर हैं उन्होंने मुझे हमारे कॉलेज के स्टैंडर्ड मेंटेन करने में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। हमारे जो फाउंडर चेयरमैन है सुरेश सिंह भदौरिया जी और उनके जो बेटे हैं मयंक राज सिंह भदौरिया जी, जो हमारे चेयरमैन है अमलतास ग्रुप के, उन्होंने हमेशा एक ही चीज़ चाहिए, उनका विज़न है कि क्वालिटी एजुकेशन आपको मेंटेन करना है। और कभी भी मैंने जो भी डिमांड करा है वो हमेशा उन्होंने फुलफिल किया है, कोई सी चीज़ की कमी नहीं रहने दी। और सबसे बड़ी चीज़ अभी एक नई चीज़ हम लोग अडॉप्ट करने वाले हैं, उसमें नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है दिल्ली का और एक एम्बर सिटी यूनिवर्सिटी है, उसके ट्राई पार्टीज हम लोग एक बनाने वाले अनुबंध। उसमें मध्य प्रदेश में हमारा अमलतास कॉलेज पहला होगा जो सिमुलेशन लैब बनाएगा। उसमें वो लोग लगभग 1.5 से 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। सिमुलेशन लैब इसकी क्या नीड है और ये क्या है? ये सिमुलेशन लैब ये होता है कि नर्सिंग में
बच्चा जब सीखता है, पूरा क्लिनिकल बेस्ड नर्सिंग होता है, जैसे मेडिकल होता है। मेडिकल में क्या होता है कि आप डेड बॉडी के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, है ना? हाँ, डेड बॉडी पे प्रैक्टिस उन लोग को बॉडीज मिल जाती है। नर्सिंग में भी हम लोग को डेड बॉडीज तो नहीं मिल पाती है नर्सिंग कॉलेज से, तो हमारे पास सिमुलेटर्स रहते हैं जो बिल्कुल एज ए ह्यूमन बीइंग जैसा काम करते हैं। तो वो पहले डायरेक्ट पेशेंट के ऊपर प्रैक्टिस करने के बदले हम बच्चों को सिमुलेटर्स के ऊपर प्रैक्टिस कराते हैं। इंजेक्शन लगाना है, आईवी लगाना है ना, बैक केयर देना है, माउथ वॉश करना है, बच्चे पेशेंट को नहलाना है। अगर आप उसको थ्योरी पढ़ा के डायरेक्ट बोर्ड में उतार देंगे नहीं हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा, है ना? तो उसके लिए एक हर जगह हर वैरायटी की लैब होती है, जो 7 प्रकार की लैब होती है। उसमें एक जो नई लैब है जिसको सिमुलेटर लैब कहते हैं, और वो लैब मध्य प्रदेश में एक अमलतास कॉलेज है जहाँ जल्दी ही ओपन होने वाली है। एमपी में पहली होगी, अभी पहली लैब होगी वो। और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि इसके लिए हमारे कॉलेज का सिलेक्शन हुआ है, और ये बच्चों को फ्यूचर में बहुत फायदा होना है इससे। बच्चे स्पेशलाइज कोर्स उस लैब के थ्रू कर पाएंगे और आगे जाके फिर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में उनको जॉब मिलने की संभावना है। तो मैम, जिस हिसाब से भी आपने बताया ना, ये मतलब एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मतलब हम नर्सिंग को बहुत एक छोटा सा कैरियर मानते थे, या उसकी पढ़ाई को कि भाई कुछ 3 साल पढ़ना है, कोर्स हो जाएगा, बस ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब आप बात कर रहे हैं स्टिमुलेटर की, फिर आपने बताया कि अमलतास में एक इंटीग्रेटेड पूरा प्रीमाइसेस बना रखा है जहाँ पर आप सीख रहे हैं, जो उसकी फिर प्रैक्टिस भी हो रही है, क्योंकि नर्सिंग इज़ मोर ओवर अ स्किलफुल जॉब। उसमें आपको, और दैट टू कि भाई किसी के जीवन के साथ आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, तो वहाँ पर आपका स्किलफुल होना बहुत ज़रूरी है। और शायद यही रीज़न है कि आपने हर चीज़ को इंटीग्रेट कर रखा है कि अगर क्लास में पढ़ रहा है बच्चा तो उसको फिर वो स्टिमुलेटर पे वो प्रैक्टिस भी करेगा, फिर वहीं पे अगर हॉस्पिटल है तो वो एक बोलते हैं ना रियल टाइम सिचुएशन या रियल टाइम क्राइसिस, उसको वो देख पाएगा कि भाई कैसे इस चीज़ को कोप करना है। और मैं ये इसलिए समझ पाता हूँ क्योंकि हमारा जो पर्टिकुलरली काम है, जैसे आपने बताया कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन गिर रही है, और वो डेफिनेटली गिर रही है। हमारी फील्ड में भी हम ऐसा देखते हैं कि बहुत से आज इंस्टीट्यूट तो बहुत सारे हो गए, लेकिन आज भी वो जो एक स्टिमुलेटिंग वाली प्रोसेस है वो अडॉप्ट नहीं हो रही है। हम लोगों का भी मोर ओवर जो काम है वो स्किल वाला है, स्किल वाला। एजुकेशन का बेसिक नॉलेज चाहिए, लेकिन एग्जीक्यूशन स्किल से ही हो पाती है। तो हम लोग इसलिए पूरा एक इंफ्रा लेके चलते हैं। तो उससे होता क्या है कि हमें एक राइट रिसोर्स मिल रही है, या एक राइट रिसोर्स हम लोग तैयार कर पा रहे हैं। मैम, अभी रिसेंटली 12th के रिजल्ट आए हैं, बच्चों के पास एक अपॉर्चुनिटी है चीज़ों को करने के लिए, ऑप्शंस है बहुत सारे अभी कैरियर डिसाइड करने के लिए, क्योंकि अभी कैरियर काउंसलिंग का दौर चल रहा है। बच्चे अभी अब देख रहे हैं कि मैं किस चीज़ में सेट हो सकता हूँ, क्या मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, और कई बार पेरेंट्स की भी कंपल्शन होती है कि यार तुझे तो यही बनना है। तो आज के तारीख में क्योंकि आप नर्सिंग पे इतनी डिटेल में काम कर रहे हैं, और अमलतास अपने आप में इतना पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आया है नर्सिंग के लिए, तो आपके क्या अभी सजेशंस होंगे जिन्होंने अभी 12th पास किया, स्पेशली जो मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, जो नीट के लिए सोच रहे हैं, या जो एक अदर कोई होती होंगी आपकी फील्ड मेडिकल में उसके लिए सोच रहे हैं, तो अभी आपके क्या वो मैसेज होगा उन 12th पास आउट बच्चों के लिए कि नर्सिंग को कैसे देख सकते हैं वो, और कैसे वो अपने एवेन्यूज उसमें ढूंढ सकते हैं, कैसे इसको एज अ कैरियर अडॉप्ट कर सकते हैं? अभी जो 12वीं पास बच्चे हैं, मैं निश्चित रूप से समझ सकती हूँ कि सभी बच्चों ने एग्ज़ाम्स नीट का दिया होगा, स्पेशली जो बायो फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो बच्चों, एक ही चीज़ है कि कभी भी एक लक्ष्य मत बना के रखिए। हमेशा लाइफ में अगर आप एक लक्ष्य बना लेते हैं और वो लक्ष्य आप नहीं अचीव कर पाते तो आपको थोड़ा डिप्रेशन होने लगता है। तो लाइफ में सबसे हाईएस्ट लक्ष्य है आपके पास, उससे थोड़ा सा नीचे, उससे थोड़ा सा नीचे 2-3 लक्ष्य बनाइए। अगर आप चाहते हैं कि आपको ड्रॉप नहीं लेना है, या आपको बस 12वीं के बाद मुझे दूसरा कोर्स ज्वाइन करना है, तो आप 2-3 लक्ष्य बनाइए। नर्सिंग के अलावा भी, जैसे नीट दिया आपने, नीट में डॉक्टर बनना, हर कोई डॉक्टर बनेगा नहीं, लिमिटेड सीट्स होती हैं, फीस बहुत ज़्यादा होती है नीट की, मेडिकल की, सालों लग जाते हैं एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए। तो उसके अलावा और भी कोर्सेस हैं। अगर आप हमारे कॉलेज में देखें अमलतास में, तो आयुर्वेदिक भी हुए, होम्योपैथी कोर्स है, फार्मेसी है बायो के लिए, पैरामेडिकल कोर्सेज भी हैं, और उसके साथ में नर्सिंग कोर्स भी है। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप जिसमें भी चाहें अपना कैरियर बना सकते हैं। जितने भी कोर्स हैं वो सब कैरियर ओरिएंटेड हैं और स्किल ओरिएंटेड है। हमेशा कोर्स ऐसा करो जो टेक्निकल हो, जिसमें कि जॉब गारंटी हो, और जो कि आपको आगे कई
आपके लिए और ढेर सारे रास्ते खोले। तो ऐसे वाले कोर्स को ज्वाइन करें। और अगर आप नर्सिंग ज्वाइन करते हैं तो बहुत वेलकम है आपका, क्योंकि जैसा कि अभी मैंने इतनी देर की बातों में आपको बहुत अच्छे से समझाया कि इस कोर्स में बहुत सारे स्कोप हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, आज जहां जिस पोजीशन पे मैं बैठी हूँ, मुझे लगता है आप भी उस पोजीशन पे आके बैठ सकते हैं अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है, आपको जो भी फील्ड ज्वाइन करना है उसमें दिल से मेहनत करनी है, डेडिकेशन देना है, और समर्पित होकर अगर आप काम करेंगे तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। मैम, आपने ये मैसेज 12th पास आउट बच्चों के लिए दिया। अभी ये मेरा पर्सनल मतलब मैं चाहूँगा कि इसका आप आंसर इमोशनली भी दे सकते हैं, क्योंकि अभी मैं जिस हिसाब से सिनेरियो देखता हूँ मैं, क्योंकि बहुत सी जगह जाना होता है, हमारा बहुत से इंस्टीट्यूट जाना होता है जहाँ पे नीट की स्पेशली प्रिपरेशन कराई जा रही है, तो मैं देख पाता हूँ बच्चों के वो बुझे बुझे चेहरे। कोटा अपने आप में हम देख रहे हैं सुसाइड केस बढ़ रहे हैं, इंदौर में भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि हर पेरेंट्स को, और ये मैसेज मेरा पेरेंट्स के लिए, मतलब आप पेरेंट्स के लिए देने वाले हैं, बच्चों को तो आपने दिया ही है, पेरेंट्स भी चाहते हैं या चाहते से ज़्यादा वो फोर्स करते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर ही बने। लेकिन अब आपके करियर की अगर बात करें तो आपने जैसे बताया कि नर्सिंग से स्टार्ट किया, नाउ यू आर अ प्रिंसिपल ऑफ अ नर्सिंग कॉलेज, तो ये नर्सिंग की देन है। तो उन पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज होगा कि जो बच्चों पे अननेसेसरी प्रेशर डाल रहे हैं, तनाव डाल रहे हैं, और वो बच्चा कई बार बोल नहीं पाता है, पेरेंट्स को रिटर्न आंसर नहीं कर पाता है, और वो अपनी लाइफ ले लेता है, सुसाइड कर लेता है, या वो इतने सालों तक डिप्रेशन में रहता है, ना वो डॉक्टर बन पा रहा है, ना वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बन पा रहा है, ना वो अपने पेरेंट्स का एक अच्छा बेटा या बेटी बन पा रहा है। तो पेरेंट्स के लिए क्या एक एडवाइस होगी? पेरेंट्स के लिए एडवाइस मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारी नर्सिंग की मदर हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जब उन्होंने भी नर्सिंग पेशा अपनाना चाहा था तब उनके पेरेंट्स ने भी बहुत अपोज किया था। अब आप ये सोचिए कि ये कई सालों पुरानी बात है, सन 1800 की बात है, तो सदियों पुरानी बात है, सदियों पुरानी बात है। तो पेरेंट्स तो हैं कि वो चाहते हैं कि बच्चा हमारे हिसाब से बड़ा हो, हमारे हिसाब से फील्ड चूज़ करे, पर अभी समय बदल गया है। तो मैं पेरेंट्स को ये संदेश देना चाहूँगी कि आप बच्चे की भावनाओं की कदर करें, बच्चे की चॉइस की कदर करें, बच्चे की हॉबी की कदर करें, बच्चे के इंटरेस्ट की कदर करें, और बच्चा जिस फील्ड में भी जाना चाहे, मैं नर्सिंग का नहीं बोल रही, अगर बच्चा किसी दूसरे फील्ड में भी जाना चाहे, सिर्फ डॉक्टर इंजीनियरी 2 फील्ड नहीं होते हमारे यहाँ, बहुत सारे फील्ड हैं, बस उसमें बच्चे का इंटरेस्ट होना चाहिए और उस फील्ड में बच्चों को जाने दें। हाँ, गाइड करना आपका काम है, आप बच्चे को गाइड करें, बच्चों को काउंसलिंग करें, लेकिन चॉइस बच्चों की होना चाहिए, क्योंकि अगर वो अपनी चॉइस से कोई फील्ड सिलेक्ट करता है तो मेरे ख्याल से वो उसमें सफलता प्राप्त करता है। अगर आप प्रेशर डाल के किसी बच्चे को किसी फील्ड में डालेंगे कि नहीं, तो फिर जिस तरह के केसेस आप देख रहे हैं कि सुसाइड के केसेस बढ़ रहे हैं मैम, और वो दिनों दिन बढ़ रहे हैं। आप 9th क्लास के बच्चे को देखें, 10th क्लास के बच्चे को देखें, बच्चे जरा भी आजकल डिप्रेशन या जरा भी स्ट्रेस सहन नहीं कर पाते, बहुत मासूम होते हैं वो छोटे बच्चे। तो आप उनकी मासूमियता को समझिए और उनके हिसाब से उनको आप गाइड करिए। मैं ये नहीं बोलती कि पेरेंट्स का काम गाइड करना नहीं होता है, बट कहीं ना कहीं गाइड करने के बाद डिसीज़न बच्चों को लेने दीजिए। एक सही काउंसलर का फ़र्ज ये होता है कि वो काउंसिल करे, सही मायने में उनको करे और डिसीज़न मेकिंग पावर डेवलप करे। जब आप बच्चों को सही तरह से काउंसलिंग करेंगे, बच्चा अपने आप डिसीज़न लेगा और उस फील्ड में फिर वो तरक्की करेगा आगे जाके। मैम ने सही बात बोली कि बच्चे की क्या चॉइस है उसको उस हिसाब से काम करने दीजिए, या उस हिसाब से उसको उसका कैरियर अडॉप्ट करने दीजिए। इसका मतलब बोलेंगे जीता जागता एग्जाम्पल हम भी हैं, और हम लोग प्राउड फील करते हैं कि हमारे पापा मम्मी ने या हमारे पेरेंट्स ने कभी भी हमें फोर्स ही नहीं किया कि तुम्हें क्या बनना है, और हमने भी कभी ये सोचा नहीं कि हमें क्या बनना है। हम काम करते गए, हम हमारे पैशन को फॉलो करते गए, हमारा इंटरेस्ट जिस फील्ड में था हम उसमें इवॉल्व होते गए, और आज टचवुड हमें अच्छा लगता है कि हम इंदौर के लिए ये चीज़ें कर पा रहे हैं। तो ये सब कुछ आया जो मैम, वो आया पेरेंट्स की फ्रीडम से, उनकी बिलीफ से, जो उन्होंने हम पर रखी कि ये जो भी करेंगे लाइफ में अच्छा ही करेंगे। तो मेरी भी रिक्वेस्ट यही रहेगी, क्योंकि अभी 12th के रिजल्ट आए हैं और कई सारे डिलेमास बच्चों के मन में होते हैं, कई सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, कई सारे प्रेशर्स होते हैं कि मैं क्या कैरियर ऑप्ट करूं, क्योंकि ये बोलेंगे ना, ये अभी एक डेड जोन पे खड़े होते हैं वो, कि मैं यहाँ से अब जो भी करने जा रहा हूँ उसका रिजल्ट तो मुझे फ्यूचर में मिल रहा है। और कई बार क्या होता है, डर के कारण वो बच्चे स्टेप नहीं ले पाते हैं कि जो मेरी चॉइस है उस चॉइस का मैं काम करूँ। वो
देखते हैं कि यार मेरे फ्रेंड ने लिया तो मैं भी यही कर लेता हूँ, मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं तो मुझे यही करना है, या मेरे रिलेटिव्स ऐसा बोलेंगे तो मैं ये कर रहा हूँ। तो हमारा तो एक ही सजेशन होगा, जैसे मैम का भी है कि फॉलो योर चॉइस। आज मैम भी उन्होंने अपना पैशन फॉलो किया, नाउ शी इज़ अ प्रिंसिपल। हम अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं, तो आप देखते ही हमें कि हम क्या कर रहे हैं। तो वैसे ही आपकी जो चॉइस है, आपके दिल को जो अच्छा लगता है, आप उस कैरियर को अडॉप्ट करें और उसमें अपना 100% दें। और जब आप 100% देंगे तो डेफिनेटली आप किसी इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल बन पाएंगे, या मुझ जैसा एक पॉडकास्टर बन पाएंगे, कंटेंट क्रिएटर बन पाएंगे। तो हमारा तो यही एक मैसेज है। मैम, आपका एक मैसेज हमारे उन बच्चों के लिए जो अभी परसीव कर रहे हैं चीज़ों को, जो अब 12th पास आउट हुए हैं और एक बोलेंगे ना अब अपनी एक नई लाइफ शुरू करने वाले हैं, जो कैरियर ओरिएंटेड होती है। बच्चों, 12वीं के बाद एक ऐसा मुकाम आता है जब आपको डिसाइड करना पड़ता है कि अब आगे क्या, क्योंकि 12th ही एक ऐसा है। 12th तक तो हम लोग रिलैक्स रहते हैं कि ठीक है, स्कूल है, जा रहे हैं, सुबह जा रहे हैं, शाम को घर आ रहे हैं, पढ़ना है, सिलेबस पढ़ना है, पास होना है। 12वीं के बाद हर बच्चे को कैरियर का टेंशन होता है। तो मेरा संदेश यही है आप लोगों को कि कैरियर वही चुने जो टेक्निकल हो, जो आपको जॉब की गारंटी दे और जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन हो, आपको आत्मा को संतुष्टि मिले कि नहीं, ये कैरियर जो मैंने चुना है ये मेरे दिल के करीब है। तो जो कैरियर आपके दिल के करीब हो, जो आप चाहते हो, जिसका सपना आपने बचपन से देखा है, उसी कैरियर को आप अपनाएं और अपने भविष्य को सुखद बनाएं। ये है मेरी आपके लिए बेस्ट विशेष है और आशा करती हूँ कि आप लोग सही कैरियर चुनेंगे और अपने आगे के जीवन को सफल बनाएंगे। और हमारा भी एक लास्ट मैसेज होगा कि अगर नर्सिंग से रिलेटेड आपको कुछ क्वेरीज़ हैं, अब ये जो चेंजेस आए हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेके, या और भी कुछ क्वेरीज़ हैं, तो हम लास्ट में हमारे इस पॉडकास्ट के एक नंबर फ्लैश कर देंगे, मैम का है। आप मैम से कनेक्ट कर सकते हैं, मैडम से आप गाइडेंस ले सकते हैं कि नर्सिंग में अगर आपको एज अ कैरियर ऑप्ट करना है, देन टू अगर कोई कन्फ्यूजन्स हैं तो मैम से आप 1-to-1 काउंसिल ले सकते हैं। और जैसा मैम ने बताया कि एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेके अमलताज फ्री प्रिपरेशन करा रहा है, अगर आप उसका भी बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप मैम से कंसल्ट कर सकते हैं। तो इट इज़ अ राइट टाइम, और डिसाइड करिए कि करना क्या है, क्योंकि मैं अपने कैरियर में बहुत सी ऐसी चीज़ें देख चुका हूँ और बहुत से बच्चे आज भी मेरे पास आते हैं कि वो 3 साल पढ़ के आ गए और उन्हें पता ही नहीं कि अब क्या करना है। तो वो जो 3 साल का नुकसान है ना, उसकी भरपाई कोई नहीं कर पाएगा, इवन वो बच्चे भी नहीं कर पाएंगे। तो सही समय पे सही चीज़ों का चुनाव करिए, किसी तनाव में मत आइए, और जो आपको ठीक लगता है बस वही करिए। मैम, आप आए पॉडकास्ट स्टूडियो में, और मुझे जहाँ तक लगता है नर्सिंग इज़ अ बिग कैरियर और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिस हिसाब से हमारा इंदौर ग्रो कर रहा है, कई सारे हॉस्पिटल्स आ गए हैं और कई सारे आने वाले हैं, क्योंकि इंदौर जो हर चीज़ का हब बन रहा है, चाहे वो एजुकेशन की बात करें, रियल एस्टेट की बात करें, एंटरटेनमेंट की बात करें, फूड की बात करें, और मेडिकल जो है वो एक बोलेंगे ना, रोटी कपड़ा मकान के बाद सबसे ज़रूरी होता है स्वास्थ्य, हेल्थ केयर। और ये लाइफ लॉन्ग चलेगा, जब तक इंसान हेल्थ केयर सिस्टम चलते रहेंगे। तो बहुत सारी डिमांड्स हैं और बच्चों को अब समझना चाहिए और राइट ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए। आप आए, और समय समय पे अगर हमें इस चीज़ से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी तो हम बिल्कुल आपको परेशान करेंगे। थैंक यू मैम। मैं भी आपका धन्यवाद देना चाहूँगी। जैसे आपने बोला, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य और एजुकेशन, ये 5 बेसिक नीड्स है स्टूडेंट्स की। तो इसकी पूर्ति के लिए हम लोग हमेशा हैं आपके लिए। जो आखिरी के स्वास्थ्य और एजुकेशन है उसके लिए हम हैं। मैं आपको थैंक्स दूंगी कि नर्सिंग के बारे में अधिक से अधिक जानकारी मेरे द्वारा आपने जो लोगों तक पहुंचाई है, और मुझे लगता है कि अभी काफ़ी सारे लोगों के जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गए होंगे नर्सिंग प्रोफेशन के बारे में। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।